नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पानी की कहानी पाठ 16 जो कि कक्षा 8 की वसंत भाग 3 में है। इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ की व्याख्या कर ली थी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को देखें। पाठ से जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली थी? तो उत्तर है इसका, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी में मिली थी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद जब धरती के अंदर थी, उसी समय पेड़ की जड़ों ने उसे बलपूर्वक खींच लिया, यानी कि पेड़ की जड़ों में वो समा गई। पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए उसको 3 दिन लगे और 3 दिन तक वह तकलीफ में रही, इसलिए वह क्रोध और घृणा से कांप उठी। अगला प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा, एक ही बात है पूर्वज या पुरखा, क्यों कहा? उत्तर है इसका कि एक विशालकाय पिंड था धूमकेतु, उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग उससे टूटकर अलग हो गया और इन्हीं में से एक पृथ्वी बना, जो धीरे धीरे ठंडा होती गई और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया हुई और उस क्रिया से पानी बना। इसी कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा कहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो कैसे पानी का जन्म हुआ देखते हैं। हद्रजन यानी कि हाइड्रोजन और ओशजन यानी कि ऑक्सीजन नाम की गैसें अरबों वर्ष पहले सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य का एक भाग अलग हो गया और उन्हीं टुकड़ों में से एक पृथ्वी बना और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया से पानी बना। तो इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि पृथ्वी के जन्म की कहानी क्या है, तो पृथ्वी के जन्म की, पृथ्वी कैसे बनी, वो भी, उसका उत्तर भी यही होगा। आगे देखें, सर्वप्रथम बूंद भाग के रूप में पृथ्वी के चारों ओर थी और बाद में ठोस बर्फ के रूप में, ये भाग के रूप में नहीं है, ये भाप के रूप में है, भाप। तो सर्वप्रथम भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर बूंद थी और उसके बाद ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो गई और फिर बर्फ समुद्र में गर्म जलधारा से जा मिली और पिघलकर पानी बन गई। ये ही पानी की जीवन यात्रा है। इसके अलावा एक बूंद की जो जीवन यात्रा है, पूरे पाठ में बताया गया है कि बूंद कहाँ कहाँ कैसे कैसे गई, वो अपनी कहानी स्वयं सुनाती है। और बूंद की कहानी सुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप देखिए पानी की कहानी। आगे के प्रश्न 5, कहानी के अंत और आरंभ, अंत में और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वह सूर्य के उदय होते ही उसकी किरणों के माध्यम से वो भाप बनकर वापस उड़ जाए। पाठ से आगे में पहला प्रश्न है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। जल चक्र क्या होता है? धरती का जल सूर्य की गर्मी से वाष्प बनकर वायुमंडल में बादल बन जाते हैं और यही वर्षा के रूप में बरसकर पुनः धरती पर आ जाता है और पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम जाता है और धीरे धीरे पिघलकर वापस नदियों और सागरों में मिल जाता है और यही जल चक्र है। इसी प्रकार वापस ये वाष्प बनता है, फिर बादल बनते हैं, पुनः धरती पर आता है, यही जल चक्र चलता रहता है और इसी प्रकार बरसात होती रहती है। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? इसका कारण है
कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर वातावरण में हमेशा नमी बनी रहती है, क्योंकि चारों ओर जल रहता है और जल के कारण ये नमी कभी भी खत्म नहीं होती, जिसके कारण से यहाँ ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? तो देखिए, इस क्रिया को पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नाम की वाहिकाएं होती हैं, जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाहिकाएं हमें नज़र भी आती है। अतः फव्वारा न होते हुए भी पानी जड़ों से पत्तों तक पहुंच जाता है, और इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन कहते हैं। संवहन क्रिया यानी ट्रांसपायरेशन क्रिया कहते हैं, जिसके माध्यम से ये जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंच जाता है। और इसके लिए आप बहुत ही आसान प्रयोग आप अपने घर में ही कर सकते हैं। अपने किसी पानी के बर्तन में एक पौधा आप लगाइए और उस पानी में नीला रंग मिला दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो पौधा आपने डाला है पानी के बर्तन में, बीकर में या जार में, वहाँ पानी धीरे धीरे आपके जड़ों से पत्तियों तक वह पानी पहुँचता जाएगा, और आपका जो नीला पानी है वो उस पेड़ की जड़ों को और पत्तों को भी हल्का नीला बना देगा। आप करके देखिएगा प्रयोग। भाषा की बात में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपके सामने कारक आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, व्याकरण का बिंदु है। इसके लिए एक अलग से भी आपके लिए वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें केवल कारक के बारे में विस्तार से समझाएंगे। यहाँ हम केवल चर्चा करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्न के बारे में। इसमें आपको कुछ उदाहरण दे करके ये पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कारक के 5 उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें परिभाषित कीजिए। यानी कि आप बताइए कि कौन से में कौन सा कारक आ रहा है। तो कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। हर वाक्य में हमें ये देखने को मिल जाते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर जो उदाहरण देख रहे हैं वो केवल हमारे इस पानी की कहानी वाले पाठ में से ही हमने लिए हैं। यदि आपको और वाक्य देखने हैं तो आप और वाक्य इसके अंदर पाठ्य पुस्तक में बहुत ढेरों वाक्य आपके सामने आएंगे, उन्हें आप देखिए और उसमें से इसका परिभाषित कीजिए, संबंध बताइए। देखिए, सबसे पहला उदाहरण आपके सामने, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। इसमें पकड़कर शब्द आया है। देखिए, पकड़कर, इसमें कर लगा हुआ है, जिसके कारण बूंद और हाथ का संबंध बताया जा रहा है, और इसी कारण यहाँ पर संबंध कारक आया है। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। इसमें देखिए, हम, ये कर्ता कारक है, इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आया है। कर्ता कारक एक ऐसा कारक चिन्ह है जिसमें कभी तो ने चिन्ह आ जाता है और कभी नहीं भी आता है, यानी लुप्त दिखाई देता है। कभी तो ये हमारे सामने होता है और कभी ये हमारे सामने नहीं होता है। जैसे हम, हमने नहीं है, हम है, तो ने यहाँ पर लुप्त है, इसीलिए जो हम है ये कर्ता कारक है। और जैसे तेजी से, इसमें से चिन्ह अपादान कारक है। तेजी से बाहर फेंक दिए गए, जब अलग होने के अर्थ में से आता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। अगला उदाहरण है, हाँ तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। पुरखे, पुरखे यानी पूर्वज। यहाँ पर देखिए, प्रसन्नता से, यहाँ भी से आया है किंतु करण कारक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम कारण बताते हैं प्रसन्नता से, यानी प्रसन्नता के कारण, तो वहाँ करण कारक होता है। और जहाँ हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करते हैं तो वहाँ पर जब से आता है
तो वो अपादान कारक का उदाहरण माना जाता है। सूर्य के जहाँ का के की आता है वहाँ संबंध कारक होता है, और धरातल पर जहाँ में पे पर शब्द आते हैं वहाँ अधिकरण कारक होता है। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। यहाँ पर जो में है वो कर्ता कारक है, उसमें से है, ये भी अपादान है। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। यहाँ पर देखिए किनारों से दूर, यहाँ दूर होने के अर्थ में से आया है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है, करण कारक नहीं है। तो चिन्ह से ही आएगा, लेकिन वहाँ भाव के आधार पर हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ करण कारक है या अपादान कारक है। तो जहाँ पर कारण बताया जाता है वहाँ करण कारक होता है, और जहाँ पर अलग होने का अर्थ होता है वहाँ अपादान कारक आपके होता है। तो इस प्रकार से आपके भाषा की बात में कारक चिन्हों से संबंधित यहाँ पर उदाहरण पूछे गए हैं। आप और भी उदाहरण करने की कोशिश करना। आपको प्रश्नोत्तर समझ आए या नहीं बताना ज़रूर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।